गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी लोगों का सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु के सेट नंबर 18 को डिस्कस करने वाले हैं और इससे पूर्व कुल मिला के सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 16 तक को डिस्कस किया जा चुका है और साथ ही उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया हुआ है। अगर अभी तक आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आप इस चैनल पर विजिट नहीं किए हैं, तो जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और आपको एक और सूचना यह देनी है कि कुल मिला के 139 टेस्ट सीरीज़ का जो यह महायज्ञ चलने वाला है यह शुरू हो चुका है। आप इसमें कंटिन्यू बने रहेंगे। दिवाली और छठ के बीच में वीडियो अपलोड नहीं किया गया साउंड के कारण, पटाखे की आवाज़, गाने की आवाज़, तो बहुत सारे का डिस्टर्बेंस था, जिस कारण से मैंने वीडियो अपलोड नहीं करना बेहतर समझा। तो चलेंगे, अब क्या करेंगे, वीडियो कंटिन्यू अपलोड होंगे और आप उसे कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट एनालिसिस उसका देखेंगे और देखिएगा यह सेट बेहतरीन ही जाने वाला है। तो आप क्या करें, आप YouTube के प्लेलिस्ट में अभी तक कोई भी सेट आपका जो मिस कर गया होगा तो इस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सेट लगा सकते हैं। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 के साथ। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि लोकपाल किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगर लोकपाल की अगर बात करें तो यह जो है दोस्तों कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है। लोकपाल विधेयक पहली बार 1968 में संसद में पेश किया गया था। ठीक है, एक अतिरिक्त जानकारी अगर बात करें तो 1968 में पहली बार, है ना, पहली बार संसद में यह पेश किया था। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो इसके संस्करण की बात करें तो यह 2013 में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, इसके कुछ अलावा जो अतिरिक्त बात की अगर बात करें, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, रैंडमली क्वेश्चन आपसे अगर ये आ जाए कि यह जो है, यह लोकपाल जो है, लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर बनेगा साथियों जस्टिस पिनाकी घोष। ठीक है, पिनाकी घोष जो है, पिनाकी चंद्र घोष, वो पहले लोकपाल अध्यक्ष थे, लेकिन इसके साथ साथ अगर बात करें तो वह वर्तमान में भी लोकपाल के अध्यक्ष हैं। ठीक है, श्रीमान पिनाकी चंद्र घोष को 2019 में अपॉइंट किया गया था। 23 मार्च 2019 को उन्हें यह इस पद पर नियुक्त किया गया था। उस समय से वर्तमान तक अभी वही हैं लोकपाल के अध्यक्ष। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों यह जो है बड़े आकार की बात कह रहा है जिसमें 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख है। ठीक है, तो यह धौलावीर से इसे प्राप्त किया गया है, यह इसका साक्ष्य धौलावीर में प्राप्त हुआ है। ठीक है, धौलावीरा जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि धौलावीरा कहाँ पड़ता है, तो धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले की जो भचाऊ तालुका में एक स्थित पुरातत्व स्थल है, वहाँ पर यह धौलावीरा स्थित है। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शन ए की बात करें, लोथल के बारे में पूछा जाए तो लोथल भी आपको गुजरात में ही स्थित है। यहाँ से हमें क्या साक्ष्य मिला है, लोथल से चावल की भूसी के अवशेष मिले हैं। युगल समाधान का मतलब कि एक साथ दफनाए गए 2 शव को, तो युगल समाधान मिले हैं। गोदीबारा का साक्ष्य भी हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें राखी गढ़ी की, तो राखी गढ़ी जो है दोस्तों, यह राखी गढ़ी है, यह हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और यहाँ से दुर्ग मिला है, दुर्ग प्राचीर, अन्नागार, मंडप, चबूतरा और अग्नि की जो वेदिकाएं हैं, यह हमें राखीगढ़ से प्राप्त हुआ है। फिलहाल इसका आंसर अगर आपको कहें तो धौलावीरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे आपको क्या मिला है, हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। अगर आपसे बनावली के बारे में पूछे तो बनावली दोस्तों यह भी हरियाणा में स्थित है। ठीक है, यह भी हरियाणा में स्थित है और यहाँ पे मिट्टी से बना हल प्राप्त हुआ है। यह बनावली में मिट्टी से बना हल प्राप्त हुआ है। ठीक है, मिट्टी से बना हल प्राप्त हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3, तीसरे प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के किस राज्य ने पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया है। तो यह जो है भारत के केरल राज्य कि भारत का केरल जो वह राज्य है जिसने पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया है। ठीक है, आपसे सीएम को अगर पूछा जाए कि चीफ मिनिस्टर कौन है, मुख्यमंत्री, तो यह है
विनराई पिजियन, ठीक है। विनराई पिजियन जो है, पिजियन मैंने बोल दिया। विनराई विजयन जो है वह केरल के चीफ मिनिस्टर हैं, यानी कि मुख्यमंत्री है, और वहाँ के गवर्नर जो है यानी कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। अगला प्रश्न संख्या 4 की अगर बात करें तो चौथे नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों यह जो है सूरजताल झील जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जो है उसी ज़िले में यह स्थित है। कौन सा? सूरजताल झील, ठीक है। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो यह समुद्र तल से, इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से 4950 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है यह सूरजताल झील। और यह जो है यह भारत की तीसरी सबसे ऊंची झील है, ठीक है, तीसरी सबसे ऊंची। और सूरजताल झील की अगर बात करें तो इसका पानी, अगर ये सूरजताल झील है तो उसमें पानी कहाँ से होता है, उसका स्रोत कहाँ से? तो यह सूरजताल झील को पानी जो है वह भागा नदी से प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5, 5वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात कह रहा है, तो पूछा गया है कि किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 129, 129, आर्टिकल 129 यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस आर्टिकल 129 यानी कि 129 के तहत जो है वह सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। छठे नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा निम्न में से किसमें मिलती है। तो उसके कथा का जिक्र है मुद्रा राक्षस, ठीक है। मुद्रा राक्षस की अगर बात करें तो यह विशाख दत्त द्वारा रचित एक नाटक है, ठीक है। विशाख दत्त द्वारा रचित जो है यह एक काव्य है, ठीक है। इसके रचयिता विशाख दत्त है, मुद्रा राक्षस के रचयिता। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। यह प्रश्न दोस्तों कई बार आ चुका है, ठीक है। मुद्रा राक्षस है ना, उसमें चंद्रगुप्त को वृषल नाम से जाना गया है, उसमें उनके नाम को वृषल के नाम से जाना गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, तवा एवं दूधी किस नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। यह जो दोस्तों तवा और दूधी है वह सहायक नदी है। आपसे प्रश्न में पूछा गया है यह किसकी सहायक नदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, तवा एवं दूधी नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है 8वें नंबर प्रश्न में कि 15वें वित्त आयोग का सचिव किन्हें बनाया गया है। तो 15वें जो है वित्त आयोग के सचिव के रूप में अरविंद मेहता को अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में कब बम्बई को वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बना दिया, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी में कब बम्बई को वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बना दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1687 यानी कि 1687 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मैंगनीज उत्पादक में, ठीक है, मैंगनीज के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें तो वह मैंगनीज के उत्पादन में शीर्ष राज्य है, ठीक है। एमपी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो पूछा गया है कि निम्न दिए गए घटनाओं को कालानुक्रम यानी कि किस काल में हुआ था उसको एक सीक्वेंस वाइज आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो अगर आपसे बात की जाए चौरी चौरा कांड की, तो यह चौरी चौरा कांड जो है दोस्तों 1922 में हुआ था, ठीक है। 1922 में हुआ था, 4 फरवरी 1922 को हुआ था यह चौरी चौरा कांड। इसके बाद बात करें दूसरे नंबर ऑप्शन में बारदोली प्रस्ताव, बारदोली प्रस्ताव कहें या बारदोली सत्याग्रह कहें, तो यह दोस्तों 1928 में हुआ था, ठीक है, 1928 में हुआ था। इसके अलावा अगर आपसे बात करें ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 है असहयोग आंदोलन की वापसी, तो दोस्तों यह हुआ था 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी
1922 को यह असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। फिर ऑप्शन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन 2 हुआ था। ठीक है, एक 1919 वाला और एक 1920 वाला। ठीक है, 1920, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको सीक्वेंस की चर्चा करते हैं कि भाई सबसे पहले कौन सा हुआ था। तो देखिए 1919, ठीक है, 1919 से स्टार्ट करते हैं, 1928 है, फिर 1928 है और फिर 1922 है। अब देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, चौरी चौरा कांड की बात कर रहे हैं ना, नहीं, सबसे पहले आपका 1919 होगा, यानी कि सबसे पहले आपका खिलाफत आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, फिर इसके बाद ये खिलाफत आंदोलन हो जाएगा। फिर उसके बाद आ रहा है 19 के बाद 2 28 है और 1 22 है, तो यानी कि 4 फरवरी 1922 का नंबर आएगा। यहाँ पे 12 फरवरी 1928 है और यहाँ पे 1928 डायरेक्टली दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसके बाद का क्रम जो हो जाएगा 1919-20 के बाद हो जाएगा चौरी चौरा कांड। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चौरी चौरा कांड जो कि 4 फरवरी 1922 को हुआ था। फिर इसके बाद जो है वह सीक्वेंस आएगा बारदोली सत्याग्रह का। ठीक है, यह बारदोली सत्याग्रह 2 में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यह आपका आ जाएगा यहाँ पे असहयोग आंदोलन की वापसी। ठीक है, असहयोग आंदोलन की वापसी की अगर बात करें, यहाँ पे जो सीक्वेंस बन रहा है यहाँ पे 2 नहीं होकर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन नंबर 3 में दे रहा है असहयोग आंदोलन की वापसी जो कि 12 फरवरी 1928 को हुआ था। तो यह सीक्वेंस ठीक है, 4 1 3। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों, उसके बाद बारदोली प्रस्ताव हुआ था, यानी बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। ठीक है, 1928 में हुआ था, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर सी में है जो कि आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, यानी कि सबसे ज़्यादा पौधों को मिट्टी किस सबसे ज़्यादा पौधों को पानी जो है वह किस मिट्टी में पाया जाता है या प्राप्त होता है, किस मिट्टी से। तो यह हो जाएगा क्ले सॉइल, यानी कि चिकनी मिट्टी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि यानी कि मैमरी ग्लैंड से निकले वाले पहले जो स्राव होता है पहला, वह पिलाया जाता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, कोलेस्ट्रम प्रदान करता है। तो दोस्तों यह रोग प्रतिरोधक क्षमता शिशुओं की बढ़ाती है और यह बहुत ही अति महत्वपूर्ण जो है वह सोर्स होता है शिशु के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने में सहायक होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है। तो दोस्तों उनका संबंध है भरतनाट्यम से, भरतनाट्यम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि जब ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक विकिरण होता है तो माध्यम का तापमान क्या होता है। तो इस स्थिति में माध्यम का जो तापमान होता है वह अपरिवर्तित रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि शब्द टी, ठीक है, किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। टी शब्द की बात करें तो इसका संबंध जो है वह गोल्फ से है। ठीक है, और इस खेल की अगर शुरुआत की बात की जाए तो इस खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इस खेल की शुरुआत हुई थी स्कॉटलैंड से। ठीक है, स्कॉटलैंड से इस खेल की शुरुआत की गई थी और इस कारण से यह जो गोल्फ खेल है वह स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है, यानी कि नेशनल गेम है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 विश्व विरासत यानी कि विश्व हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है। तो इसे ये 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि प्रत्येक साल 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व विरासत दिवस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व विरासत दिवस 2022 की थीम थी विरासत और जलवायु, और विश्व विरासत दिवस 2023 की थीम है, आप याद रखेंगे, विरासत परिवर्तनीय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18
मेड इन चाइना भारतीय पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को परिंदा जोशी के द्वारा लिखा गया है, जिस पुस्तक का नाम है मेड इन चाइना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। 19वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की बात कर रहा है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की तो वह हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, ऐसा नहीं दोस्तों कि आप सरोजिनी नायडू के साथ चले जाएंगे। आपसे प्रश्न कर रहा है, प्रश्न को आराम से समझेंगे। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह थी आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। 20वें नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया, यानी कि रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया गया? तो वह किया गया था 2017 में। ठीक है, विवेक देवराय समिति जो है वह समिति है जिसने रेल बजट को आम बजट में मिलाने की सिफारिश की थी। रेल बजट जो है ना, उस रेल बजट को आम बजट के साथ मिलाने की सिफारिश किया गया था और इसकी सिफारिश की थी विवेक देवराय समिति के द्वारा। रेल बजट को आम बजट से 1924 में अलग कर दिया गया था। आपसे ये भी पूछ दिया जाएगा तो इसे अलग कब किया गया था? तो 1924 में। ठीक है, 1924 में अलग कर दिया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, रेलवे में तो अधिकतर यह प्रश्न पूछा ही जाता है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि भाई ये रेलवे के लिए सेपरेट प्रश्न है। यह आपको बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी या कहीं भी आपको पूछा जा सकता है, या जीडी एग्जामिनेशन में भी यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना का पहला प्रयास कब किया गया? देखिए, प्रश्न को आराम से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा प्रश्न क्या कह रहा है। इस प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना का पहला प्रयास के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसका पहला प्रयास किया गया था सन 1918 ईस्वी में। 1918 यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1818, 1918 नहीं दोस्तों, 1818 है। ठीक है, 1818 में पहली बार सूती कपड़ा मिल कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लस्टर में शुरू की गई थी। मतलब थोड़ा सा यह चला था। ठीक है, कहाँ पे? कलकत्ता में। कलकत्ता में कहाँ पे? फोर्ट ग्लस्टर। फोर्ट ग्लस्टर में इसकी शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 22। 22वें नंबर प्रश्न में क्या रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है? इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है CO, SO2, SO3, NO2, इसमें से पूछा गया है कि कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। तो दोस्तों यह जो है SO3, SO2 और N2, ये जो है यह सारे के सारे अम्लीय हैं। ठीक है, और यहाँ पे CO जो है वह आपका अम्लीय नहीं है, यानी कि आंसर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 23। HYV कार्यक्रम को भारत में डैश भी कहा जाता है? तो इस कार्यक्रम को भारत में नव कृषि नीति कहा जाता है। नव कृषि नीति यानी कि इस अगर आपकी HYV की अगर बात की जाए तो इसे नव कृषि नीति के नाम से जाना जाता है, जिसका पूर्ण रूपेण होता है यानी कि फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वैरायटी। ठीक है, और यह बेहतर गुणवत्ता की बीज होते हैं ताकि क्या कहते हैं, उपज को बेहतर बनाते हैं, अच्छी उपज, अच्छी पैदावार प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 24। 24 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सुहेली द्वीप कहाँ पाया जाता है? तो यह दोस्तों लक्षद्वीप में पाया जाता है। सुहेली द्वीप जो है वह लक्षद्वीप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। 25वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सर्वाधिक संख्या में स्थल रुद्ध देश किस महाद्वीप में है? तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक संख्या में स्थल रुद्ध देश जो है वह अफ्रीका में है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। वे सूक्ष्म श्वसन कण जो मनुष्यों द्वारा श्वास लेने के लिए वायु की गुणवत्ता को कम करते हैं किस श्रेणी में रखे जाते हैं? तो इन्हें PM, ठीक है, PM 2.5 श्रेणी के अंतर्गत इसे रखा जाता है। वह सूक्ष्म कण होते हैं, वह सूक्ष्म श्वसन कण जो मनुष्य के द्वारा श्वास लेने के लिए वायु की गुणवत्ता को कम करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। 27 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत ने किस देश से
ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस, ठीक है ना। भारत ने फ्रांस से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी अध्यक्षता की जो है वह हासिल कर ली है। 28 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में किसे सी चेंजेस क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है या ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है? तो यह दोस्तों लिसिप्रिया कंगुंजम है, ठीक है, जिन्हें जलवायु परिवर्तन के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए क्या किया गया है, सी चेंजेस क्लाइमेट पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। इनका संबंध दोस्तों मणिपुर से है, यह मणिपुर की लड़की है, ठीक है, एक बालिका है जिन्होंने क्या किया था, जलवायु परिवर्तन के लिए लोगों को जागरूक करने वाली एक 9 साल की बच्ची है, ठीक है, बेहतरीन कार्य किया था। 9 साल की यह लड़की हैं जिन्होंने जलवायु परिवर्तन के लिए लोगों को काफ़ी प्रेरित किया है और इसी के लिए इन्हें सी चेंजेस क्लाइमेट पुरस्कार के तहत इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कीटों का मुख्य लक्षण क्या है, इसमें से क्या है? 2 जोड़ी पंख, 3 जोड़ी टांगे, संयुक्त नेत्र, एक लंबा उदर, इनमें से क्या है कीटों का मुख्य लक्षण? तो हो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 3 जोड़ी टांगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 में सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया है? तो यह दोस्तों किया है गरुड़ एरोस्पेस ने, ठीक है ना। भारत के गरुड़ एरोस्पेस ने जो कि एक स्टार्टअप है उसने एरो इंडिया 2023 में सौर संचालित ड्रोन जिसका नाम है सूरज उसका अनावरण किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि जल के अणु को सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है? अब देखिए इसे आराम से समझिए, ये आपको समझ में आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आखिर ये कैसे होगा, ठीक है, तो अब समझते हैं। देखिए जल के बारे में आपको बताया गया है, H क्या होगा 2 H2 और O, ठीक है, इसका रासायनिक फॉर्मूला हो गया H2O। अब देखिए आखिर यहाँ पे H है, हमने ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट किया है, फिर यहाँ पे O है, ठीक है, और फिर H है, तो H तो 2 ठो हुआ और O के बारे में भाई यहाँ पे 2 2 4 2 6 ऐसा क्यों किया गया है, ये आपको क्यों किया है, क्यों, यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बेसिक्स को समझते हैं। होता क्या है कि यह जो है ना इसके वैलेंस में जो होते हैं, वैलेंस सेल जो होता है इनका, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 हाइड्रोजन परमाणुओं में से प्रत्येक एक इलेक्ट्रॉन को साझा करता है, ठीक है। देखिए कितना होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6 मान लीजिए, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके अलावा जो क्या करते हैं 2 हाइड्रोजन परमाणु में से क्या करते हैं प्रत्येक एक इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं, तो ये 2 आपका क्या हो जाएगा हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है। इसी कारण से यहाँ पे H2O यानी कि यहाँ पे आप 6 किए हैं, 6 आपका इलेक्ट्रॉन है और 2 जो है 2 हाइड्रोजन परमाणु क्या करेगा प्रत्येक में से एक इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा, तो कुल मिला के 8 हो गया ना, यहाँ पे 2 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया? तो इस अभियान को ऑपरेशन दोस्त के नाम से जाना गया, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय सेना ने किसके ऊपर भारतीय नियंत्रण को स्थापित करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत किया था? यह जो ऑपरेशन मेघदूत जो है वह सियाचिन ग्लेशियर पर किया गया था, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना के द्वारा, ठीक है, भारतीय नियंत्रण को स्थापित करने के लिए, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय नियंत्रण को स्थापित करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत संचालित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती है? जेट धाराएं की बात की जाए तो यह हमेशा अधिकांशतः या लगभग हमेशा क्षोभ सीमा के अंतर्गत यह पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि रेगिस्तानी पौधों का बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की
परत पाई जाती है, यह पदार्थ क्या होता है? तो इस पदार्थ को क्यूटीन के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन 6 से 8 जनवरी तक कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन गोवा में किया गया 6 से 8 जनवरी के मध्य। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। निम्न में से कौन सा सुमेल असत्य है? यानी कि आपको गलत आंसर, असत्य बोल रहा है ना, तो आपको फॉल्स को ढूंढना है। एक तरफ आपका गुप्तचर संस्थाएं दिया हुआ है और इस गुप्तचर संस्था का किस देश से संबंध है आपको बताना है। ऑप्शन ए में है मिलिट्री इंटेलिजेंस, जो कि एक गुप्तचर संस्था है, वो है इंग्लैंड की। ठीक है। नाइचो गुप्तचर संस्था है जिसका संबंध है जापान से, यानी कि जापान देश की गुप्तचर संस्था का नाम है नाइचो। देखते हैं अगले ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है मुखबरात। ठीक है, मुखबरात की बात की जाए तो यह इराक की गुप्तचर संस्था नहीं है, बल्कि यह जो है यह मिस्र की, ठीक है, गुप्तचर एजेंसी है। मिस्र इसका राइट मैचिंग होगा, जो कि आपको क्या करना था, गलत ढूंढना था। मुखबरात का इराक दिया हुआ है, जबकि मुखबरात गुप्तचर एजेंसी है मिस्र की। ठीक है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो मोसाद, जो कि कहाँ का है, इजराइल की गुप्तचर संस्था है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 38। क्वेश्चन कौन सा पदार्थ श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है? इसमें से पूछा गया है कि इसमें से कौन सा पदार्थ जो है वह श्वसन और प्रकाश संश्लेषण इन दोनों में भूमिका निभाता है। तो यह हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी साइट्रोकोन। ठीक है, साइट्रोकोन क्या करता है कि श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों में भूमिका अदा करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। 39 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। तो इसमें दोस्तों कैडमियम अथवा बोरोन की छड़ का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी आपका कैडमियम राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में कैडमियम नहीं रहता, बोरॉन रहता दोस्तों, ठीक है ना, बोरॉन, तो आप बोरॉन के साथ जाते, वो भी आपका सही होता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 40। 40वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किस शहर में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है? तो दोस्तों यह कश्मीर में खोला गया है, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में ग्लास इग्लू कैफे जो है वह खोला गया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। 41 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है? फर्स्ट श्रेणी के उत्तोलक के रूप में तराजू को जाना जाता है। हाँ, पहला श्रेणी का उत्तोलक है। 42 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हेलोटिज्म शब्द किस सहजीव, हेलोटिज्म एक वर्ड है, एक शब्द है, पूछा गया है कि किस सहजीवन के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग शैवाल तथा कवक के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में पूछा गया है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को जो है वो बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यानी कि उन्होंने इस माध्यम से क्या बताया है कि अगला जो पैंडेमिक आ जाएगा, ठीक है, अगला जो महामारी हो सकता है मैंने आए, तो उससे हम अपने आप को कैसे बचाएं, इसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है, जो कि बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। 44 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि डॉल्फिन चैलेंजर कटक स्थित है। ठीक है, तो यह कहाँ स्थित है दोस्तों? यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। डॉल्फिन चैलेंजर, ठीक है ना, कटक स्थित जो है वह अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछा गया कि मई 2022 में किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की है? तो यह चारा बिजाई योजना जो है वह हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। 46 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो चंपारण जांच कृषि समिति के अध्यक्ष थे FG सलाई, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है। उससे क्या प्राप्त किया जाता है? उससे त्वरण प्राप्त किया जाता है।
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सीमा अंतिल का नाम किस खेल से जुड़ा था। तो इनका जो है सीमा अंतिल का नाम चक्का फेंक यानी कि डिस्कस थ्रो से इनका संबंध है। यह डिस्कस थ्रो की एक खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, लार ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होता है। लार ग्रंथि से दोस्तों स्माइलेज, ठीक है ना, एमाइलेज। लार ग्रंथि से क्या होता है, एमाइलेज जो है वह स्रावित होता है, ठीक है। एमाइलेज जो है वह स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एमाइलेज है, एम्पाइलेज नहीं पढ़ लीजिएगा। एमाइलेज जो है वह स्रावित होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। 50वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है एक सरल लोलक के गोलक के मध्य बिंदु से महत्तम विस्थापन को कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है आयाम, ठीक है। एक सरल लोलक के गोलक के मध्य बिंदु से महत्तम विस्थापन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आयाम कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पानागन दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। पानागन दर्रा की बात की जाए तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। 52 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि प्लूरा किसका आवरण है। प्लूरा की अगर बात की जाए दोस्तों कि पूछा गया है कि प्लूरा जो है वह किसका आवरण है, तो यह दोस्तों फुफ्फुस या फेफड़ा का आवरण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है। तो यह दोस्तों ऑप्शन नंबर ए CO + H2 के साथ यह समीकरण डाल्टन का सिद्धांत जो है आंशिक दाब का नियम जो है वह CO + H2 कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ जो है यह लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न की बात करें तो झूम कृषि को बेबर दहिया के नाम से किस राज्य में जाना जाता है। झूम कृषि एक कृषि की तकनीक है, पूछा गया है उसको बेबर दहिया के नाम से, उसको एक अन्य नाम बेबर दहिया के नाम से किस राज्य में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश यानी कि MP। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। 55 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान NI अवस्थित है। तो यह अवस्थित है पटना में, ठीक है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान जो है वह अवस्थित है पटना में। 56 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मून रॉकेट आर्टेमिस 1, ठीक है, आर्टेमिस 1 किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। आखिर आर्टेमिस है क्या, तो आर्टेमिस की बात करें तो यह एक कार्यक्रम है जिसके तहत क्या होगा कि चंद्रमा पर नासा का पहला मिशन था, ठीक है। यह आर्टेमिस 1 जो था वह चंद्रमा पर नासा का पहला मिशन था जिसका लक्ष्य लगभग 2025 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना है, ठीक है। 2025 तक इन्होंने टारगेट किया है कि वहाँ पर अंतरिक्ष यात्रियों को क्या करना है, चंद्रमा पर भेजना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर है। एक पारसेक की अगर बात करें तो यह जो है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारसेक जो है वह जो है खगोलीय इकाई नापने की क्या है, खगोलीय दूरी या खगोलीय लंबाई को नापने की इकाई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक परमाणुक है। इसमें से जो ऑप्शन है उसमें से एक परमाणु की बात करें तो यह ऑर्गन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। उत्तरी सूडान में मुख्यतः खार्तूम के समीप चलने वाली धूल भरी आंधियाँ किस स्थानीय नाम से जानी जाती है। तो यह जानी जाती है उसे हबूब के नाम से। उत्तरी सूडान में जो है यह खार्तूम के समीप चलने वाली धूल भरी आंधी होती है, ठीक है, उसको हबूब के नाम से जाना जाता है। 60 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी। सबसे ज़्यादा जो है सबसे धीमी की बात करें तो यह वाष्पीकरण होगी। आखिर क्या है, प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। किसी तरल जो होता है, ठीक है ना, उसकी समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी, तो वो वाष्पीकरण होगी। वाष्पीकरण धीमी होगी तभी तो वह तरल मात्रा में अधिक समय तक रह पाएगा।
तो यहाँ पे वाष्पीकरण जो है वह सबसे धीमी होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। वाटुलिज्म की बात की जाए, यानी कि बॉटुलिज्म, इंग्लिश में बॉटुलिज्म बोलिए या हिंदी में वाटुलिज्म बोलिए, है ना, वह क्या है। वाटुलिज्म की बात की जाए तो वह जीवाणुओं से उत्पन्न जो है वह खाद्य विषाक्तता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। गोल्डन बॉल की अगर बात की जाए, ठीक है, तो वह लियोनेल मेसी को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के स्ट्राइकर है, अर्जेंटीना के स्ट्राइकर है। और गोल्डन बूट की अगर बात करें तो गोल्डन बूट जो है वह एम्बाप्पे को दिया गया था, ठीक है। गोल्डन बूट जो है, गोल्डन बूट की अगर बात की जाए तो वह एम्बाप्पे को दिया गया, जो कि कहाँ के हैं, एम्बाप्पे को दिया गया, जो कि फ्रांस के फुटबॉल खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है फुटबॉलर खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि उसे फोर्स नहीं किया जा सकता खुद के विरुद्ध गवाह बनने के लिए, यानी अपना जुर्म जो है खुद से कबूल करो, इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, खुद से गवाह नहीं, विटनेस बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा प्रावधान आर्टिकल 20C के अंतर्गत किया गया है, ठीक है, आर्टिकल 20C, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछा गया है कि आभूषणों, ठीक है ना, यानी कि आभूषण जो होते हैं ऑर्नामेंट्स, उसका मलिन होना डैश का उदाहरण है। क्यों मलिन होता है, तो यह ऑक्सीकरण की अभिक्रिया जो होती है जिसके कारण, ठीक है, यह मलिन हो जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछा गया है कि लाइसोसोम, ठीक है, जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली है क्योंकि इसमें है, आत्महत्या की थैली है, तो पूछा गया कि क्यों, इसमें क्या चीज़ होता है, तो इसमें जो है वह जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है ना, जल अपघटक एंजाइम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। लाइसोसोम का क्या होता है कि मुख्य कार्य जो होता है वो पाचन करना होता है, ठीक है, और इसका क्या होता है दूसरा काम अंतःकोशिकीय पाचन करना होता है, ठीक है। मृत कोशिकाओं का निष्कासन करना, यानी यह अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासित करता है, ठीक है। जब कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है, यानी कि डैमेज हो जाती है, तो लाइसोसोम क्या हो जाता है, फट जाती है और एंजाइम अपनी कोशिकाओं को पचाने लगते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66 नंबर क्वेश्चन। 16 फरवरी 2023 को बलिपा नारायण भागवत का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो इनका संबंध जो है वह संगीत क्षेत्र से था, यह संगीत क्षेत्र से इनका संबंध था बलिपा नारायण का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कंपन कर रही वस्तु का समयांतराल 0.04 सेकेंड है तो तरंग की आवृत्ति होगी, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, तो इसकी आवृत्ति हो जाएगी 25 Hz, यानी कि 25 हर्ट्ज। आखिर ऐसा क्यों होगा, हम कैसे मान लें, तो देखिए यह क्या होता है, यह जो है आवृत्ति की बात करें, देखिए समझ के आंसर करना है, रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि दूसरे प्रकार से आ जाएगा तो वहाँ भी हमें करेक्ट आंसर निकालना है। तो आप आवृत्ति बराबर होता है दोस्तों 1/T, ठीक है ना। अब 1/T अगर लिखेंगे, यानी कि टाइम, T4 टाइम होता है, तो 0.04 है ना, ऐसा ही है ना जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पॉइंट हटेगा, पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट होते हैं वही उतना ही शून्य ऊपर ऐड किया जाता है, तो 1 2 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 2 शून्य यहाँ पे डाल देंगे, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 400/4 हो जाएगा, जो कि 25 में कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25 हर्ट्ज आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि फसलों का हेरफेर किस लिए आवश्यक है, फसलों को मतलब बदल बदल कर लगाना क्यों लगाया जाता है, ऐसे क्यों किया जाता है, तो ये इससे क्या होता है मृदा की उर्वरता यानी कि उपजाऊ क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। कहाँ है ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्मकार के डोप टेस्ट में फेल होने के चलते ITA इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने
उन पर कितने महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी कितने महीने तक के लिए उन्हें खेल पर बैन कर दिया गया है, उनके खेल के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया गया, ऐसा कह सकते हैं। तो दोस्तों 21 मंथ है ना, 21 महीनों के लिए जो है ITA यानी कि इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दीपा कर्माकर को डोप टेस्ट में फेल हो जाने के लिए बैन किया है 21 महीनों के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। यहाँ पे आपको राइट मैच करना है। प्रश्न सूची 1 में और सूची 2 में क्या दिया गया है, अब देखिए जल संधि है और किन किन देशों के मध्य है, किन किन देशों के मध्य इन जिब्राल्टर की जल संधि, मलक्का की जल संधि, बेरिंग जल संधि, ये पूछा जा रहा है किन देशों के मध्य है, ऐसा आपको राइट मैच करके बताना है। देखिए अगर बात की जाए जिब्राल्टर जल संधि की तो दोस्तों यह अफ्रीका और यूरोप के मध्य है, ठीक है, अफ्रीका और यूरोप के मध्य में जिब्राल्टर की जल संधि है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें मलक्का की जल संधि, जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य है, ठीक है, मलेशिया से मलक्का की जल संधि याद रख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें बेरिंग की जल संधि, तो बेरिंग की जल संधि जो है वह एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य है, ठीक है। और हरमुज जल संधि की बात करें तो यह जो है फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित है, हरमुज की संधि। इस प्रकार अगर हम देखें तो ए का थर्ड कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है और ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। ए का थर्ड, बी का 1, फिर बी का 1 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 में है, सॉरी बी में है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 71 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि कुल कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हैं। पूछा गया है कि कुल कितने राज्य यानी कुल कितने स्टेट व केंद्र शासित जो प्रदेश है वह पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा कुल मिला के 18 है, ठीक है ना। 18 जो है राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो है वह पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72। याया त्सो के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पहली जैव विविधता विरासत स्थल BHS के रूप में प्रस्तावित किया गया है, तो किसे प्रस्तावित किया गया है, लद्दाख को प्रस्तावित किया गया है। प्रश्न संख्या 73 में पूछा गया है कि विश्व विद्यालय अनुदान आयोग UGC ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को हर साल किस दिन को भारतीय भाषा दिवस मनाने के लिए निर्देशित किया है या मनाने का निर्देश दिया गया है। तो ऐसा निर्देश दिया गया है 11 दिसंबर को, ठीक है। 11 दिसंबर को UGC ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को क्या किया है, हर साल जो है भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया गया, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में किसने प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 जीता है। तो यह पुरस्कार जो है सर डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है। सर डेविड चिपरफील्ड को प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज जो है 2023 से विभूषित किया गया है, सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि एक सिलेंडर के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन सेंटीमीटर में क्या होगा। इसका जो है आयतन निकालने के बारे में दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 440 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो यानी कि 2πr/h, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का, जो कि कितने के बराबर दिया गया है, 440 के बराबर दिया गया है। अब देखिए 2 पाई के जगह पर 22/7, ठीक है, r की जगह पर फिर से 7, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया गया है गुना जो है h, जो कि आपका 440 के बराबर है, ठीक है, फार्मूला के अकॉर्डिंग 440 के बराबर है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी 44, ठीक है, ये इसके नीचे आ जाएगा, h यहीं पे रह जाएगा तो 44 हो जाएगा। 44 से ये 10 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे हाइट आपको कितना पता चल गया, 10, ठीक है, 10 सेंटीमीटर आपका हाइट है। अब फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक सिलेंडर की आधार त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, तो आयतन निकालना है। अगर आयतन की बात की जाए तो यहाँ पे आयतन का फॉर्मूला होता है πr
स्क्वायर एच, ठीक है। पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7, आर आपका 7 है तो आर 2 बार आ जाएगा आर स्क्वायर, एच आपका कितना है 10, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 220, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुने 7 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, एक 15 और एक 0 आ जाएगा, तो 1540 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है 1540 यानी कि सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, आयतन है ना, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न में क्या रखा है, पूछ रहा है 76 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि x रुपये पर 11% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 60.5 रुपये का अंतर है, तो x का मान क्या है। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं। 100 रुपये यानी कि रुपये पता नहीं है, ठीक है ना, उतना रुपये का 11%, ठीक है ना, प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज CI और SI के बीच का डिफरेंस 60.5 रुपये है, तो अंतर है, तो यह प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मूलधन निकालने का, तो मूलधन बराबर होता है डिफरेंस, ठीक है, D फॉर डिफरेंस इंटू 100/r का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। आप याद रखेंगे, कभी भी अंतर निकालना रहे तो उस समय भी यह आपको फॉर्मूला काम देगा। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा 60.5, आप देख रहे हैं दिया हुआ है अंतर, इंटू 100/r का स्क्वायर, तो 100 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना, 100 2 टाइम्स हो जाएगा। और रेट आपका क्या दिया हुआ था 11, वो भी 2 बार हो जाएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट हटाएंगे, राइट साइड में एक डिजिट है तो एक 0 डालेंगे, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 25 55 यानी 5 बार में 55 और फिर एक बार में कटेगा 11 25 55, ठीक है। फिर इससे ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 1 2 3 यानी कि 3 0 देंगे, तो यह आपका क्या हो जाएगा 5000 आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5000 प्रिंसिपल, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। पूछा गया है कि एक नाव धारा के अनुकूल यानी कि धारा के साथ 3 घंटे में 60 किलोमीटर की जा सकती है और यह धारा का प्रतिकूल 5 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, तो स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल में क्या अनुपात होगा। यानी कि आपको नाव की चाल और धारा की चाल के साथ अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं क्या होगा कि चाल बराबर क्या होता है, चाल में नाव और धारा, ठीक है, नाव की चाल भी होगी और धारा की चाल होगी, ठीक है ना। तो जब वह नाव धारा के साथ चलेगी तो क्या हो जाएगा x + y, ठीक है ना, धारा और नाव दोनों का स्पीड साथ में चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कितना जा रहा है 60 किलोमीटर जा रहा है, तो यह क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा, और समय कितना लग रहा है उसको 3 घंटा, ठीक है ना। तो दूरी बटे समय बराबर क्या हो जाएगा चाल आ जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है ना। यह आपका 60 किलोमीटर डिस्टेंस है और समय कितना लग रहा है 3, तो चाल बराबर दूरी, ये 60 किलोमीटर दूरी और ये समय, इससे ये 20 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल 5 घंटे में 90, तो धारा के जब उल्टी दिशा में जाएगी तो नाव के स्पीड को धारा क्या करेगा कम कर देगा, तो यह यहाँ भी धारा क्या करेगा इस नाव के स्पीड को कम करने का प्रयास करेगा, तो यह माइनस हो जाएगा, ठीक है। जो कि क्या कह रहा है कि 90 किलोमीटर जाएगा और 5 घंटा लगाएगा, समय ज़्यादा लगेगा ना, क्योंकि धारा के उल्टी दिशा में विपरीत दिशा में जा रहा है तो धारा रोकेगा, तो इससे कितना बार में कटेगा 18 बार में। अब देखिए फिर से समझिए x + y 20 और x - y क्या हो जाएगा 18, ये इक्वेशन बनेगा, ठीक है। x + y यहाँ पे 20 बन गया और x - y क्या बन गया 18 बन गया। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 38, इससे ये कितना बार में कटेगा 19 बार में। अगर आप x का वैल्यू यहाँ पे 19 रखते हो, यानी कि x के जगह पे 19 रखते हो प्लस y बराबर 20, ठीक है ना, तो y बराबर क्या होता है 1, ठीक है। तो आपका पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न में यही पूछ रहा है दोस्तों कि धारा नाव के स्पीड और इसके स्पीड के बीच में अनुपात, ठीक है। तो नाव का स्पीड 19 और धारा का 1, यह आपका रेशियो बन जाएगा। देखिए ऑप्शन में
ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19:1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78। 78 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक्स वाई का भाई है। ठीक है, एक्स जो है वह वाई का भाई है। चलिए देखते हैं, एक्स जो है यह वाई का भाई है। ठीक है, फिर अगला में क्या कह रहा है कि भी वाई की माँ है। भी जो है वह वाई की माँ है, तो भी माँ है तो माइनस दे देंगे। ठीक है, वाई की माँ है। एम भी के पति की बहन है। एम जो है वह भी का जो पति होगा तो जिग जग दे देंगे। भी का जो पति जो होगा है ना, एम भी का जो पति होगा उसकी बहन है। ठीक है ना, भी का यहाँ पे कोई पति होगा और इसकी बहन कौन है, एम, है ना। एम भी के पति, भी के जो पति होगा उसकी यह बहन है एम, तो एम भी माइनस के साथ जाएगा। एन भी का भाई है। भी क्या है, भाई है। ठीक है, एन भी का भाई है। अब भी का भाई अगर एन की बात करें तो एन यहाँ पे एक प्लस में हो जाएगा, और इसका क्या है, भी का भाई है तो भी माइनस है। ये दोनों भाई बहन हैं। फिर ऑप्शन में क्या करा, यू भी का पति है। अब भी का पति जिगजैग यहाँ पे है ना, तो इसका पति कौन हो गया, यू हो गया। वो नहीं मानेंगे, वो एक हम बताए थे, तो यू पति हो गया तो प्लस के साथ आ गया। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, यू भी का पति है तो एम की बेटी भी की क्या है, यहाँ एम की एक बेटी होगी। ठीक है ना, एम की बेटी आएगी तो यहाँ पे आएगी ना, एम की बेटी भी की क्या होगी, तो भी की क्या हो जाएगी, या तो भांजी हो जाएगी अथवा क्या हो जाएगी दोस्तों, भतीजी हो जाएगी। ठीक है, इसकी भी की क्या हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी। और या तो क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसका तो बेटा या बेटी इधर आ जाएगा, लेकिन इस सीक्वेंस में क्या हो जाएगा, भांजा अथवा भतीजी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न की बात करें तो 79 नंबर में पूछा गया है प्रतीकों के उपयुक्त सेट का जो यहाँ प्रतीक दिया गया है, यहाँ पे जो प्रतीक दिया गया है उस सिंबल का सही यूज करके आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 21। सारे ऑप्शन को, सारे जो यहाँ पे सिंबल दिए हैं आप वैसे रख के भी चेक कर सकते हैं, या आप इसको गेस कर पा रहे हैं तो आसानी से इसे आप फाइंड कर पाएंगे। चलिए हम डायरेक्टली ऑप्शन के साथ जाते हैं, करेक्ट आंसर के साथ जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 21। ठीक है, गुना 21 गुना यानी कि 21 मल्टीप्लाई बाई 9, फिर उसमें क्या हो जाएगा प्लस 13। ठीक है, फिर 13 की अगर बात करें, ठीक है, प्लस 13, फिर माइनस क्या हो जाएगा 7, जो कि 195 के बराबर हो रहा है। ठीक है, 195 के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे आप कर देंगे 9 इकाई 9, 9 दूनी 18 यानी कि 189। ठीक है, 13 में से 7 जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 195 आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 80। 80 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, अभी इसको देखिए, जो बड़ा है उसमें से छोटा को घटा देना है। जैसे यहाँ पे ये बड़ा है उसमें से इसको घटा देना है, यहाँ पे ये वाली बड़ा है तो इसमें से इसको घटा देना है। ठीक है, बड़ा में से छोटा को घटाना है। देखिए कैसे बनता है, यहाँ पे 815 बड़ा है तो 5 में से 4 गया 1, 11 में से 6 गया 5, 551 है, 11 में से 6 गया 5, और 7 में से 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 7 में से 8 में से 5 गया 3, पता नहीं ऐसे क्यों किया है, इस हिसाब से ये हो गया। अभी यहाँ पे बड़ा ये है, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 4 गया 4, 7 में से 5 गया 2, इस हिसाब से तो ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 551 नहीं होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे 551 नहीं होना चाहिए था। 7 में से, चूँकि इसमें से इसको माइनस किया है ना, तो ये क्या हो जाएगा 7, तो 7 में से 3 जाएगा, यहाँ पे 4 होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे 863 है, यहाँ 241 है, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 2 गया 6, 622 है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 81। 81 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किस सिख गुरु ने तारन तारन तथा करतारपुर नामक शहर बसाया था। तो इस शहर को जो है गुरु अर्जुन देव के द्वारा बसाया गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो थे सिखों के क्या थे, 5वें गुरु थे, सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। 82 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पाखंड खंडन किनकी प्रमुख रचना है। यह किसकी रचना है, पाखंड खंडन, तो यह रचना है
दयानंद सरस्वती की। ठीक है, दयानंद सरस्वती करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में की थी और इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। 83 नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछा गया है कि लोही किस जानवर के सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल का नाम है। तो यह जो लोही है वह भेड़ की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली एक नस्ल है, एक प्रजाति है। ऑप्शन बी। और भेड़ की बात करें तो यहाँ भैंस है, सॉरी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुई थी। तो यह जो है जहांगीर के काल में। ठीक है, जहांगीर के काल में मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि जो है उसका हस्तांतरण किया गया था। 85 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है। किस राष्ट्रपति का, यह ऑप्शन जो दिया हुआ है उनमें से किस राष्ट्रपति का कार्य सबसे कम समय के लिए था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन के कार्यकाल की बात की जाए तो उन्होंने 13 मई 1967 से, ठीक है, 3 मई 1969 तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 86 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मराठा शासकों के केंद्रीय शासक के अंतर्गत दैनिक कार्यों तथा दरबारी कार्यों का देखरेख जो करता था उसे क्या कहा जाता था। तो उसे वाकिया या नवीस के नाम से जाना जाता था। वाकिया या नवीस क्या था, तो जो मराठा शासक थे उनके केंद्रीय शासन के अंतर्गत दैनिक कार्य जो होती थी उनके दरबारी और कार्य के देख रेख से संबंधित जो कार्य करता था, जिनको नियुक्त किया जाता था, उन्हें जाकिया या नवीस के रूप में जाना जाता था। 87 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन, उसके संस्थापक कौन थे। तो इंडियन एसोसिएशन की बात की जाए तो भारतीय संघ की स्थापना जो है वह एस.एन. बनर्जी यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1876 में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि लक्ष्मी मल, ठीक है, लक्ष्मी मल सिंधवी समिति किससे संबंधित है। तो इसका संबंध है दोहरी नागरिकता, ठीक है ना, ड्यूल सिटीजन, या है ना, जिससे आपका एकल नागरिकता चलता है ना, तो यहाँ पे इसका जो है दोहरी नागरिकता से लक्ष्मी सिंघवी समिति का संबंध है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अवध के किस नवाब ने 1761 में लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। तो यह जो है शुजाउद्दौला, ठीक है, शुजाउद्दौला जो है, शुजाउद्दौला, दौना नहीं, शुजाउद्दौला, ठीक है, शुजाउद्दौला जो है उसने अवध का एक नवाब था जिसने 1761 में लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का समर्थन किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन को पहले आंसर को टिक करते हुए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 89 का आंसर हो जाएगा शुजाउद्दौला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न में पूछा गया था M.K. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था। महात्मा गांधी की अगर बात की जाए तो पूछा गया है कि M.K. गांधी ने किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था। भाग लेने की बात की जाए, ठीक है, तो वह कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए थे 1901 में। ठीक है, अध्यक्षता की बात नहीं किया जा रहा है, अध्यक्षता जो है बेलगांव का किए थे 1924 में, ठीक है ना, 1924 में बेलगांव में उन्होंने अध्यक्षता की थी। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है भाग लेने का, तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में पहली बार सर्वप्रथम बार उन्होंने भाग लिया था। 91 नंबर प्रश्न की बात की करें तो पूछा गया है कि फतवा ए जहांदारी की रचना किसने किया था। तो फतवा ए जहांदारी की रचना जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वड़ियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। तो यह जो था टोटल वड़ियम, ठीक है, टोटल वड़ियम जो था वह जो क्या था, चोल काल में, चोल शासकों के समय में शासनकाल में जो है वह वड़ियम उद्यान प्रशासन का कार्य का देखरेख करता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93। निम्न में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है। इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है वह कौन राज्य सूची का विषय नहीं है। तो दोस्तों दंड प्रक्रिया जो है
वह राज्य सूची का विषय नहीं है। 94 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे स्वराज की अगर बात की जाए, देखिए प्रश्न में ट्विस्ट है, कभी कभी अगर आधा अधूरा पढ़ेंगे तो होता है कि आप गलत आंसर करके आएंगे, वहीं आपका स्कोर लेवल और कटअप में क्या होगा, बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा। प्रश्न पूछा गया, फिर से समझिए, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक है ना, प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। तो जिसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखेंगे। और यहाँ पे दादा भाई नौरोजी का स्वराज के संबंध से क्या है, तो इन्होंने जो है कांग्रेस के मंच से, ठीक है, स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। तो यहाँ से स्वराज का मांग को उठाया था इन्होंने, ठीक है। अलग अलग बातें हैं। अगर आपसे पूछा गया कि स्वराज को मांग को सबसे पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में या कांग्रेस के अधिवेशन में किसके द्वारा उठाया गया था, तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा उठाया गया था। और सबसे पहले प्रयोग इस शब्द का किया गया था दयानंद सरस्वती के माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। तो यहाँ पे जहांगीर का लेख मिलता है, ठीक है। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति वाला जो स्तंभ लेख है, वहाँ से जहांगीर का जो है लेख प्राप्त होता है। 1857 ईस्वी के क्रांति के समय एक झंडा गीत का रचना किसने किया था। तो इसकी रचना अजीमुल्लाह के द्वारा किया गया था। 1857 की क्रांति के समय झंडा गीत अजीमुल्लाह के द्वारा इसकी रचना की गई थी। 97 नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछा गया संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था। स्वीकार करने की बात की जाए तो इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी। तो यह प्रथम वीर उपाधि क्या थी भाई, तो यह समुद्रगुप्त की उपाधि थी, ठीक है। प्रश्न में पूछा गया कि पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी, यह समुद्रगुप्त अपने आप को उपाधि से पुरस्कृत किया था या उन्हें यह पुरस्कार यह उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99, किसने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। किसके द्वारा ऐसा सुझाव दिया गया था या ऐसा वक्तव्य दिया गया था, जो कि क्या किया गया था कि वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जाए, निलंबित किया जाए। तो यह किया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस सेट का अंतिम प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे दिया गया है सूची, ठीक है। सूची को क्या करना है, आपको क्या करना है, सही कूट का प्रयोग करते हुए आपको मैच करना है। चलिए ऑप्शन नंबर ए की बात की जाए, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच जो है उस बाउंड्री को किस नाम से जाना जाता है। तो उस बाउंड्री को ITSZ के नाम से जाना जाता है। ए का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ऑप्शन बी में कह रहा है कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच जो है वह उस बाउंड्री को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे MCT के नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच जो बाउंड्री है, ठीक है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो उसे दोस्तों IMBF के नाम से जाना जाता है, यानी कि सी का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और डी की बात करें तो डी शिवालिक और उत्तरी मैदानी के बीच की जो बाउंड्री है उसे HFF के माध्यम से जाना जाता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो ए का हो रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, जो कि एकमात्र ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से यह सेट नंबर 18 कंप्लीट हुआ। आपके मन में एक प्रश्न यह भी होगा कि 18 करने से पहले सेट नंबर 17 को क्यों नहीं किया गया। तो सेट नंबर 17 का जो प्रिंट आउट हमें प्राप्त हुआ था वह उसमें थोड़ा सा धुंधला आ रहा था, जिस कारण से मैं अपलोड नहीं कर पाया। तो अब क्या करूँगा कि उसका एक फ्रेश जो है प्रिंट आउट निकलवा के फिर आपको PDF बना के फिर यहाँ पे क्या करूँगा, उसको डिस्कशन करूँगा। तब पिक्चर क्लियर नहीं होगा तो आपको समझने में दिक्कत होगी। इसी तरीके से आप इस चैनल पे बने रहें। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब चूँकि फेस्टिवल ख़त्म हो चुका है तो यहाँ पे रैपिड फायर टेस्ट सीरीज़ शुरू हो रहा है, आज जिसकी शुरुआत की जा चुकी है। तो आप सभी लोग बने रहें, एक दिन में 2 से 3 सेट कराए जाएंगे। तो आप सभी लोगों का इस चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।